किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले 2 अंकों में हमने आपके सामने कुसुम भट्ट जी की लिखी हुई कहानी सुरजू छोरा का प्रथम और द्वितीय भाग प्रस्तुत किया था। आज इसी कहानी का हम तीसरा और अंतिम भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब लगी है उनके चोट कलेजा पर। सुरजू इस वाक्य को दिमाग के रेशे रेशे में भर लेता है। उन्मुक्त हंसी उसके होठों से झरती है। इस वक्त कोई नाप सकता सुरजू का औरा यानी प्रभामंडल तो विस्मय से भर कर कहता, ऐं इतना पावरफुल, कौन सी बूटी मिली है बे सुरजू छोरा? पुजारी का आना भी हुआ इसी वक्त। सौदा लेने खादी का झोला लटकाए निकल रहे थे। सुरजू के आंगन की दीवार से होकर निकलता है रास्ता, तो सुरजू के घर के क्रियाकलाप सभी को दिखते। सुरजू को इस प्रभामंडल में देखकर ईर्ष्यावश पुजारी ने कुटिल चाल चलकर सुरजू को फांस दिया था। एक बार काल कोठरी की खिदमत से पेट नहीं भरा ना। 2 साल पहले का दृश्य धुंध के बीच से उगने लगा। पुजारी के चेहरे पर एक और चेहरा लगा है जो बाहर वाले को अपना कुरूप दिखने नहीं देता। उस समय एक पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। बार बार करवट बदलते और सिटकनी खोल बाहर बरामदे में खड़े रहते। उनकी दृष्टि सामने पड़नी हुई, जहां ऊंचे टीले पर सुरजू का मिनी बंगला ठहरा, जिसके आगे चमकता 100 वाट की रोशनी में एक नया नाम, सूरज प्रकाश। पुजारी की आंखें चुंधियाने लगीं। छाती के बीच काले बादलों की कड़कड़ाहट। साले, 35 वर्ष देश की राजधानी में गैजेटेड होने के बावजूद गांव में ऐसा घर नहीं बना पाए। ये हाथी पांव वाला दर्जी, इसकी औकात तो देखो। सांप लौटने लगा सीने पर। क्या किया जाए कि रुखसत हो गांव से? सोचते हुए बिस्तर पर लेटे तो पत्नी ने पूछा, मूत्र रोग लग गया क्या? कितनी दफा बाहर निकलते हो? उन्हें लगा चोरी न पकड़ी गई हो, उस विचार की जो अभी आंख खोलने ही वाला था। पसीना छलछलाने लगा माथे पर। नहीं, कोई रोग वोग नहीं, तुझे तो सपना दिखता है। अरे मेरी प्यारी बुलबुल, अपने प्रिय के लिए अशुभ न सोचा कर। भली औरत। वे दृश्य में खो गए। बीच खोले के तीनों बंद घर के ताले टूटे। गांव की नींद में खटखट खटाक। आधी रात को छोरे के बूटों की ठक ठक लोगों की नींद में हुई। आज तो आया ही नहीं घर बेचारा। सूत्रों से पता किए थे। दिन में धुर दोपहर छोरा पसीने से छलबलाया पीपल की छां में खड़ा हुआ क्षण भर। बैठकर देखने लगा प्रकृति का नजारा। पहाड़ी के नीचे झरना बह रहा, उसके आसपास पेड़ों के झुरमुट, चिड़ियों के उड़ते झुंड और झरने पर पानी भरती पनिहारी ने उसकी थकान मिट गई। रात 8 बजे तक बैठा रहता। पीठ थी बाजार की तरफ, पीछे खड़ी पुलिस। बेखबर रहा छोरा, जो सपने में भी नहीं सोचा। पीठ पर डंडे की कोंच। तेरा नाम सुरजू है बे? नहीं साहब। पल भर अकबका गया था छोरा। ये सच है कि सपना? आंखें मली पुलिस इंस्पेक्टर ही था। कड़क खादी वर्दी, काली घनी रौबदार मूछें, मुंह से आती कच्ची दारू की गंध। तो तेरा नाम क्या है बे? सूरज प्रकाश साहब। ओ, नाम सूरज और काम चोरी? क्यों बे? चोरी? नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। मैं तो आंख खुलते ही पहाड़ी लांग यहां आ जाता हूं सुबह सवेरे। हाँ साहब, पूछ लो साहब, सभी दुकानदारों से पूछ लो साहब। उसकी पनियाली आंखें एक एक चेहरे पर अपना सुरक्षा कवच बनाने को टिकी। सबने कहा, सुरजू चोरी नहीं करता पुलिस साहब। भीड़ पुलिस से याचना करने लगी थी। सुरजू के इर्द गिर्द भीड़ बढ़ने लगी थी। सुरजू चोरी कर ही नहीं सकता। तेरे बाप का नाम क्या है बे? इंस्पेक्टर डंडे को जमीन पर कोंचने लगा था। शिबू सिंह रावत है जी। तो तूने ही गहने और बर्तन चुराए अपने गांव में। तेरे खिलाफ रपट लिखाई गई है। सनाका खा गया छोरा। किसने रपट लिखाई और क्यों?
उसके आगे देश से आए हुए रसूखदार चेहरे नाचने लगे। फिर एकाएक समय का क्षण कौंध गया। उसकी मासूम गालों पर पुजारी शंकराचार्य का थप्पड़। वो जब तक संभलता, इंस्पेक्टर और 2 सिपाही बीच बाजार में उसे हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाकर ले जाने लगे। वो, नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, रिरियाने लगा था। तो तेरे बाप ने की होगी। इंस्पेक्टर ने डंडा हवा में लहराया। अगर ज्यादा बोला तो फिर भी न डरा छोरा। साहब, सब जानते हैं, गरीब गुरुबा है, अपने पसीने की खाई है मैंने। अगर मैंने कभी भी कहीं हराम की खाई होती तो मूत पिया होगा साहब। सब जानते हैं साहब, सब सब। वो रिरिया कर बाजार की भीड़ को देख याचना कर रहा था, कोई तो बचाए उसे। शाम को कोहराम मच गया था घर में। लोग आए झूठी संवेदना लेकर। बिलखती गृहस्थी को देखा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ रे छोरा सूरज। पवित्रा छाती फटकारने लगी थी। कजरी पूजा घर में कुल देवता को ललकारने लगी। गरीब गुरबा को धरती पर रहने का हक नहीं। देवता, तूने तो जिंदगी दी थी हमें, इससे अच्छा तो कीड़े मकोड़ों में होती हमारी जान। कैसा अनर्थ है देव, तेरी तो आंखें हैं ना, बाकी तो काणे अंधे हैं बल। सास बहू का बिलखना और बिलख बिलख कर देवता को पुकारना। स्त्रियां डर गईं, कहीं घात लग गई तो कोई न बचेगा। कई परिवार नष्ट हो जाएंगे। नरसिंह देवता के थान पर जाएगी कजरी। उसकी घात प्राण देती है बल सीधे। सास बहू को बिलखते देखकर उन्हें अपने भीतर खुशी महसूस हुई। वे चालाक लोमड़ी सी, कुछ नहीं होगा पवित्रा, कुछ नहीं होगा कजरी, सब ठीक हो जाएगा, तुम धैर्य रखो, छूट जाएगा छोरा। कोर्ट कचहरी भगवान दुश्मन को भी न दिखाए। 2-4 शब्दों से सहानुभूति की बौछार करती, जहर की काटी हुई सी दहशत की छाया में लिपटी अपने घर की ओर भागी। देवता को पुकारना यानी विध्वंस। तुरंत फोन मिलाया। थानेदार साहब, छोरे को छोड़ दो, आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। थानेदार ने अट्टहास लगाया। तुरंत काल कोठरी का ताला खोला। जाबे, उन्होंने वापस ले लिया मुकदमा। भले लोग हैं, तेरे परिवार को देखकर दया आ गई उनको। सुरजू जानता था ऐसा ही कुछ होगा। सांच को आंच क्या। वो खड़ा रहा, देखता रहा शून्य में। कोई खुशी की लहर उसकी चेहरे पर नहीं उछली। इंस्पेक्टर ने उसे घूर कर देखा। अबे, काल कोठरी में ही रहने का इरादा है क्या? चल निकल बाहर। सुरजू पत्थर सा अविचल। मैं कैसे जाऊं साहब? जिन्होंने मुझे यहां पहुंचाया, जिन्होंने मुझे चोर बनाया, मुझको जब तक आकर वे माफी न मांगे, मैं तो जाऊंगा ही नहीं साहब। और गांव में औरतों की आंखों में बैठी दहशत। कहीं नरसिंह की घात लग गई तो? बड़ा खतरनाक देवता होता है नरसिंह। अगले दिन पुजारी और रसूख वाले 3 आदमी थाने में हाजिर। गलती हो गई छोरा, चोरी तो मजदूरों ने की थी, शक कर बैठे तुझ पर, चल घर चल अब। उनकी आवाज अब पिघलने लगी थी। सुरजू अचकचाकर उनकी आंखों में एक टक देखने लगा। चोरों का भी कोई घर होता है ठाकुरों, मेरा घर कहाँ? मैं चोर, जेल में ही सड़ूंगा। सुरजू की आंखें अंगारे सी लाल हो गईं। सुरजू फट पड़ा, फिर एकाएक बुक्का फाड़कर रोने लगा। इतनी मार्मिक रुलाई कि चुप कराते नहीं बना, इतनी मार्मिक रुलाई कि पहाड़ भी पिघल जाए। तू चोर नहीं है सुरजू, गलतफहमी हो गई थी भांजे। हम भी देवता नहीं है यार, गलती भी इंसान से ही होती है भांजे। अब बैठ गाड़ी में। प्यार से पुचकार से जहर भरी मिठास उगलते उसे लाए थे। फिर बाजार में लोगों का डर भी था, सभी थे सुरजू की तरफ। पुजारी को देवता का डर तो नहीं, लेकिन सुरजू के साथ खड़े लोगों की आंखों का डर था। कैसे घृणा भरी नजरों से देख रहे थे सब। नए पुजारी के चेहरे पर एक और चेहरा, जो बाहर वाले को अपना कुरूप देखने नहीं देता। बाहर वाला ठंडी उग्रता के साथ शब्दों को इस तरह मारता है गोया गोली लगे और आवाज भी न हो। चारों ओर सन्नाटा छाने लगा। उस सन्नाटे में भीतर से पीड़ा से तड़फता रहे आदमी पर विरोध में होठों से स्वर भी न निकले। इस चेहरे की 2 रहस्यमयी आंखें खाली समय में लेनिन, जिन्ना, गांधी, लोहिया को पीती रहती हैं, फिल वक्त मनमोहन को पी रही हैं। सबसे मारक हथियार चुप्पी है दोस्तों। भूले भटके एक वाक्य जो भी कह देंगे, पत्थर की लकीर।
सरकार की कुर्सी पर वर्षों रहे चपरासी से एक एक सीढ़ी चढ़कर गजेटेड हुए, शहर में मौज मस्ती से जीवन यापन किया। गो की जिंदगी इनके इशारों पर नाचती रही। जैसा चाहा समय और परिस्थितियों को मोड़ा और अब सरकारी सेवा से निवृत्त गांवों की सेवा कर रहे हैं। गांव के भीतर फुसफुसाते एक एक उदार विचार पर खरगोश जैसे कान खड़े रखते हैं। इस तरह सब कुछ अपने हित में करते हैं और सबकी नजरों में भले बने रहने का स्वांग करते हैं। सुरजू की आंखें पुजारी पर रेंग रही हैं। उसके मोटे होठों के भीतर रहस्यमयी मुस्कान फूटती है। मेरे पांव, इन्हें आकाश में तो टिका नहीं सकता, टिकेंगे तो इसी जमीन पर। इसे तो तुम भी समझते हो ना शकुनी मामा। कितनी टेढ़ी चाल चलो। उसने मारा हाथ टिन के बक्से पर। पूरा घर थरथराने लगा। रसोई में भात का मांड निकालती कजरी के हाथ से पतीला छूट गया। लहरा कर आई सुरजू के चेहरे का ताप देखा और पवित्रा पर बरसने लगी। बोला था सासू मां, बोला था न तुमको, मत करो इनसे कोई रंजिश की बात। पवित्रा के भीतर भय रेंगने लगा। उसने बेटे के चेहरे को देखा, लगा ज्वालामुखी फटने के कगार पर आ गया है। कभी मास्टर का चेहरा उसे डराता, कभी पुराने पुजारी का, तो कभी नए पुजारी का चेहरा गड़मड़ होने लगा है। दृश्य परत दर परत उसकी आंखों के आगे झमकने लगे हैं। दूर और पास के गांवों की महिलाओं का जमघट सुरजू के आसपास बैठने लगा तो 4 कारीगर रख लिए। उसके रेडीमेड महिला वस्त्रों की खपत समूचे पहाड़ में होने लगी तो उसे शहरों से ऑर्डर मिलने लगे। उस समय का नवोदित राज्य अंगड़ाई ले रहा था। सुरजू से दिहाड़ी मजदूर, सब्जी वाले, छोटे दुकानदार ब्याज पर पैसा उठाने लगे थे। उन्हीं दिनों मैदानों से पहाड़ों में बसावट करने के लिए लोगों में जमीनें खरीदने की होड़ सी लगी थी। अब पहाड़ गंगा जमुनी संस्कृति का परिचायक होने लगा था। सुरजू को यह परिवर्तन काफी समय में दिखा। अचानक भोलूराम और उसकी सुअर टोली, जिसकी मुखिया सुअरी नाली की बजबजाते कीचड़ में अपने खूबसूरत ढेर सारे बच्चों के साथ छप छप छपाक का खेल खेल रही थी, सुरजू की चेतना में एकाएक बिजली कौंधी। ऐसा सुंदर दृश्य उसने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा, जैसे विवेकानंद को आत्म साक्षात्कार हुआ था। सुरजू के ज्ञान चक्षु भी खुले। उसके अविकसित गंवार मन में उथल पुथल होने लगी। कुछ देर लगी जब उसका मैं केंद्रीभूत हुआ। 1 सप्ताह बाद सूरज और जमादार भोलूराम गुफ्तगू करते देखे गए गांव की आंख में। नानी की तमाम पनियारी एवं रौखड़ भूमि के कागज सुअर टोली के मालिक श्री भोलूराम के हाथ में फड़फड़ा रहे थे। सुरजू की आंखों में बिंब बन रहा है। गांव के आंगन देहरी में उद्दंड घूमती सुअरिया अपने प्यारे बच्चों के साथ, जिनकी लाल थूथनी कीचड़ में लथपथ हो रही है। गांव वालों को लगा उनके साथ ठट्ठा कर रहा है छोरा। फिर भी शंका के बूते पकड़ लिया जमादार भोलूराम को। क्यों बे भोलू जमादार, हमारा पड़ोसी बनने का शौक चर्रा गया तुझको? भोलू ने अकड़ी दृष्टि के बरख्स आंख टिका दी। इतने कम दाम में इतनी सारी जमीन कौन छोड़ेगा साहब? तो सुरजू आवाजों के भीगेपन को संभालते हुए एक ही वाक्य दोहरा रहा है, अपना डिसीजन है, अब तो बदलने से रहा। उसकी आवाज का भीगापन शायद गांव ने भी महसूस किया हो। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड की प्रसिद्ध कथाकार कुसुम भट्ट जी की कहानी सुरजू छोरा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने कुछ किस्से कुछ कहानियां चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। और हां, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें हमारी अगली प्रस्तुति को सुधारने में मदद करते हैं। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक तथा शेयर अवश्य कीजिए। इसी से हमारे चैनल की पहचान बढ़ती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ किस्से कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी।
कुछ किस्से, कुछ कहानी।